बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन FAR1 का। सर टीचर्स कौन कौन पढ़ाएंगे इस पे हम बात करते हैं। पहले हम ज़रा प्रेजेंटेशन देख लें कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी, और इसको हम किस तरीके से कवर करेंगे। पूरा पैटर्न आपके सामने मैं रख देता हूँ कि पेपर आता किस तरीके का है। थोड़ा सा जो है वो रिज़ल्ट पे पहले हम बात करते हैं। आपको ये पता चला होगा कि जी एक हमारे पास है कंपनी लॉ का रिज़ल्ट जो बहुत कम होता है, और फिर दूसरे नंबर पे आता है FAR1 का रिज़ल्ट जो कि बहुत कम होता है। अच्छा, कंपनी लॉ का तो समझ में आता है, लोगों को अंग्रेज़ी लिखने में इशू है, केस स्टडी जो है वो अटैम्प्ट करने में इशू होता है। FAR1 पूरे कैफ के तमाम सब्जेक्ट्स जो है ना उसमें सबसे छोटा कोर्स FAR1 का है, सबसे छोटा कोर्स है, ठीक है जी। आप सेफली कह सकते हैं कि ये कोर्स जो है ना वो कॉस्टिंग के मुकाबले में हाफ है। ये जितना टाइम कॉस्टिंग में लगना चाहिए ना, हाफ टाइम में ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। छोटा कोर्स है, बेहद छोटा कोर्स है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका इतना बुरा रिजल्ट, ठीक है जी, कि 22-23% का रिजल्ट होता है इसका। ऐसा क्यों? तो देखो, रिजल्ट में दो तरह के लोग हैं। एक वो बंदे जिन्होंने PRC किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़कर आ रहे हैं, वो पेपर दे रहे हैं, और एक पुरानी लॉट है जिसमें इस वक्त भी तकरीबन 4-4.5 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PRC नहीं पढ़ा, AFC था उनका, और वो फ़ौरन से आ गया FAR1 में बगैर अकाउंटिंग पढ़े। मेडिकल का बच्चा, इंजीनियरिंग का बच्चा डायरेक्ट आ गया, उसने जो है वो बैठ के FAR1 पढ़ना शुरू किया विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सर उनका रिजल्ट होता है, अगर 100 बच्चा बैठता है ऐसा, तो उसमें से 10 पास होता है। जो PRC पढ़कर आ रहा है उसका रिजल्ट 45 से 50% है, 40% लास्ट टाइम रिजल्ट था उसका। एग्जामिनर कमेंट्स में लिखा हुआ आ रहा होता है। तो इसका मतलब है जो रिजल्ट नजर आ रहा है ना कि जी 23% रिजल्ट है, 22, वो 22 और 23 नहीं है। असल में वो रिजल्ट कितना है जी? तकरीबन 40% है उन लोगों के लिए जिन्होंने PRC में अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। अच्छा, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना जो वो पुरानी लॉट में से हो जिससे बेसिक्स नहीं पढ़ी हुई है, एक ही बच्चा है। अच्छा जी, चले जी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। तो मैंने आपको रिजल्ट आपके सामने रख दिया कि जो नज़र आ रहा है ना ICAP में वो इतना वो नहीं है, इतना मतलब ऑथेंटिक, मतलब आप ये कह लें कि डिसेप्टिव रिजल्ट है वो, ठीक है जी। सर आपकी वीडियो और ऑडियो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है कि कभी कभी आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा जी भाई, इस पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है जी। अच्छा, जब आप रिपोर्टिंग की बात करते हो और अकाउंटिंग की बात करते हो, पहले दोनों में फ़र्क समझ लो। अकाउंटिंग ये कि पूरे साल जो है ना सेल्स हो रही है, ख़रीदारी हो रही है, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन बुक हो रही है, पूरे साल अकाउंटेंट लगा हुआ काम किया जा रहा है। साल का जब एंड आएगा तो उस सारे अकाउंटिंग के काम को हमने समराइज़ करना है, बताना है जी पूरे साल में कितनी सेल्स हुई, पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया गया, पूरे साल में कितना कैश जनरेट हुआ। ये सारी चीज़ें समरी बनानी पड़ेगी। समरी क्यों बनानी पड़ेगी सर? क्योंकि कंपनी का शेयर होल्डर एक डॉक्टर भी है। शेयर होल्डर का मतलब कंपनी के मालिक कौन है? वो एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है, ठीक है जी, एक ऐसा बंदा भी है जिसने स्कूल नहीं देखा आज तक। तो हम उसको कैसे बताएंगे कि जी कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया? तो हम उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में नहीं समझाते, आसान भाषा में चीज़ें समझाते हैं। ये अकाउंटिंग के सारे रिजल्ट को आसान भाषा में कन्वर्ट करना रिपोर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अच्छा, आपके कोर्स में पेपर के अंदर तकरीबन 35 से 40 नंबर किसके होते हैं? रिपोर्टिंग के होते हैं। वो आपको पूरी ट्रांजैक्शन दे देता है और वो कहता है जी इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना कैसे वो बताएं, नोट बना के दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको दिखाएंगे कैसे, ठीक है जी। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, जैसे इससे पहले की क्लास में मैं आपको कॉस्टिंग में बता रहा था कि कॉस्टिंग में फॉर्मेट का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन सर मैं आपको एट द सेम टाइम यह कहूँगा FAR1 में हर टॉपिक के अंदर जहाँ जहाँ रिपोर्टिंग आ रही होगी आपको फॉर्मेट का
ख्याल रखना है। तो बताओ, हम अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे और रिपोर्टिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। रिपोर्टिंग मुश्किल नहीं है, रिपोर्टिंग मुश्किल नहीं है, रिपोर्टिंग है आसान अगर आपने पढ़ी हुई है तो। अकाउंटिंग भी पढ़नी है आपने, और फिर उसको रिपोर्ट कैसे करना है ये भी आपने पढ़ना है, पक्का जी। अच्छा जी, तो सर एक तो आपको जो है ना डबल एंट्री आनी चाहिए। डबल एंट्री का मतलब, देखिए मैं आपको कहूँ सेल्स की क्या एंट्री पास होती है तो आपको पता होगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और मैं आपसे कहूँ जी परचेज की क्या एंट्री है, गुड्स परचेज की हमने, परचेज डेबिट। और अगर आपको किसी भी गिवन ट्रांजैक्शन की बेसिक डबल एंट्री आती है ना, तो इसका मतलब है आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर आपको डबल एंट्री ही नहीं आती है तो फिर आपको मैं कहूँगा जाओ ज़रा फिर बेसिक अकाउंटिंग की चीज़ें देख के आओ, वो मैं आपको पोर्टल पे कोर्स डाल दूंगा, लेकिन खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप इतना सबको आता होगा कि सिंपल डबल एंट्री क्या है, पक्का जी। अच्छा जी, आप ये रिजल्ट देख लें जिसमें लड़के टेंशन में और लड़के ने सर पकड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये रिजल्ट है माशाल्लाह, ये पास की 22%, 17 मार्च 17 में 43, 13%। लेकिन अब अगर दो रिजल्ट आप देखें तो ये फिर रीजनेबल है। ये हमारे पास है 22 और 27% का रिजल्ट है लास्ट। अच्छा, इस अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने कहा जी तकरीबन कोई 40% रिजल्ट ऐसा है जो उन बच्चों का जिन्होंने पीआरसी दिया है, और सेम इसी तरह 40-42% रिजल्ट आपको यहाँ भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यार इस वक्त जो रेलेवेंट आवाम बैठी है उसके लिए ये दोनों रिजल्ट्स मतलब रेलेवेंट नहीं है। सही रिजल्ट कितना है जी, 42% और 40%, ऐसा। अच्छा जी, इसमें से कोई बंदा कोरिलेशन भी निकाल सकता है, मार्च में ज़्यादा लोग पास हो रहे हैं सितंबर में नहीं। यार ये आप रिजल्ट चेक करें, 57%। 57% समझते हो क्या होता है? 20% तो लोग खाली पेपर में आई कैप को हाथ लगा के चले जाते हैं, ऐसे होते हैं, 1 घंटा गुजारते हैं और उसके बाद उठ के चले जाते हैं। अब आपको पता नहीं क्या एक्सपीरियंस रहा है पेपर में। मैं तो जब मैं अपने टाइम पे पेपर दे रहा होता था, अजीब व गरीब चीज़ें हो रही थी। तो कोई गिर रहा होता था, ठीक है ना, कोई लड़कियां रो रही हैं, ठीक है जी, लोग परेशान हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, कोई वॉशरूम गया तो वापस ही नहीं आया, ठीक है ना। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, और ये जो 57% रिजल्ट का मतलब है, इसमें बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिससे पेपर में जाके अपीयर हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यार आप अगर हिसाब किताब देखें ना तो 40-42% का रिजल्ट बहुत बेहतर रिजल्ट है। इसका मतलब है सीरियस बच्चे अगर निकाले जाए ना, 25% ऐसे होंगे जो बिल्कुल फजूल होंगे। तो जरा 42 को डिवाइड करो 75 से, यानी ऑलमोस्ट 55-56% रिजल्ट है ऐसे बच्चों का जो रेलेवेंट भी हैं और थोड़े से सीरियस भी हैं। इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। बीकॉम का रिजल्ट इतना नहीं है, ठीक है जी। तो मैं आपको डराऊंगा नहीं कि 22% रिजल्ट और 27% रिजल्ट और आप तो तबाह हो चुके हैं, ठीक है जी। नहीं, FAR1 कंपैरेटिवली आसान है। अच्छा जी, कोर्स में हमारे पास क्या है सर, ये आपने लिखना है अपने पास सर, कोई लंबी लिस्ट नहीं है बट डिटेल्ड चीज़ें सर। हमारे पास पहला पार्ट होगा कोर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 35 से 45 नंबर का, ठीक है जी। बेटा मैं उस दिन भी बता चुका हूँ कि मेरे ऑडियो और वीडियो में जब आप लाइव क्लास देख रहे होंगे 2 सेकंड का गैप होगा। वो गैप ऐसा है कि वीडियो पहले पहुँच जाती है, ऑडियो बाद में आती है, ठीक है जी। उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एक टेक्नोलॉजी का इशू है। लेकिन जब आप यही क्लास रिकॉर्डेड देख रहे होंगे तो बिल्कुल सही आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी मशीन से दे रहा होता हूँ यहाँ से। ये लिखते जा रहे हो अपने पास, ठीक है। बढ़े जी आगे। अच्छा जी, हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस एरिया में आते हैं सर। सर इसमें ये P2, T2 और T1 क्या है? देखिए P1 का मतलब होता है बेसिक क्वेश्चन,
सिर्फ डेफिनेशन पूछ लिया, ठीक है जी। P2 का मतलब है नंबर्स के साथ क्वेश्चन आएगा, थोड़ा मुश्किल होगा। P3 CA फाइनल में टेस्ट होता है, केस स्टडी, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो आपके पास P1 है या बहुत बेसिक है, या आपके पास जो है वो कैलकुलेशन जाएंगी। T1 का क्या मतलब है? T1 का मतलब है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल आएगा। सर T2 मैक्सिमम 20 नंबर का सवाल आएगा। T3 मैक्सिमम 25 नंबर का सवाल आएगा। तो आपके पास T2 का मतलब क्या है जी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 20 नंबर के लिए टेस्ट हो सकती है। कैश फ्लोज 20 नंबर के लिए टेस्ट हो सकते हैं। IS 8 कितना लिखा हुआ है? 8 नंबर के लिए टेस्ट हो सकता है ना। आई कैप ने पिछली से पिछले अटेम्प्ट में 16 नंबर पूछे। तो ये जो T नजर आ रहा है ना तुम्हें, ये सिर्फ दिखाने वाला है, पूछ वो कुछ भी सकता है, ठीक है जी। हाँ, जो P है इसका आई कैप ख्याल रखता है। बढ़ जाए हम आगे दोस्त। अच्छा, आप इसमें टॉपिक नोट कर लें बस कि हमारे कोर्स में है क्या क्या, ठीक है जी। बढ़ जाए आगे। सर ये स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड क्या है? जिस चीज़ के आगे नंबर लिखा है ना, IS 1, IS 7, IS 8, ये स्टैंडर्ड है, और जो बाकी है ये नॉन स्टैंडर्ड का मतलब इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, जनरल चीज़ नहीं। जिनका देखो एग्जाम का मतलब है किसी न किसी स्टेज पे अकाउंटिंग पढ़ी है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ी होगी या वो A लेवल्स में पढ़ी होगी, तो वो इसी में काउंट होते हैं, 40% में काउंट हो रहे हो। ऐसा बच्चा है जिसने पढ़ा ही नहीं है ना, पीछे अकाउंटिंग देख के ही नहीं आया, उसका फिर प्रॉब्लम है, उसका रिजल्ट 10% है, ठीक है ना जी मेरे प्यारे भाई। बढ़ जाए आगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास है जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेशोज। ये हैं 20 से 30 नंबर, और इसमें कितने टॉपिक्स हैं? इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, नाम देख लो, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेशोज। जी सर, इसमें 3 टॉपिक्स हैं, अर्निंग पर शेयर, रेशोज और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अच्छा, ये वो एरिया है जिसमें 25 नंबर कम से कम आ रहे हैं आजकल, और टॉपिक्स हैं आसान, इसके अंदर मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। तो ये वो एरिया है जो पास करवाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है जी। इसमें हमारे पास एक छोटा सा स्टैंडर्ड है, अर्निंग पर शेयर, रेशोज हैं, और हमारे पास फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। जैद बता रहा हूं बेटा सब कुछ, रुक जाओ। बढ़ जाए हम आगे। अच्छा, इसमें एक और भी बात है, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है ना, ये कोई 3-4 अटेम्प्ट्स बाद एक दफ़ा आता है। तो इसका मतलब है ऊपर के जो 2 टॉपिक्स हैं, इससे कम 20 नंबर आने। तो एग्जामिनर इन दोनों टॉपिक से ऑन एवरेज 25 से 30 नंबर पूछता है, ठीक है जी। कभी 20 नंबर पूछ लेगा एक ही टॉपिक, और कभी दोनों टॉपिक्स डाल देगा और 25 से 30 नंबर के हिसाब किताब बना देगा। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम सर सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया से 16 नंबर का एक सवाल है, ठीक है जी। सर रेशोज से सवाल है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से सवाल है। बड़े हम आगे, चलो मेरे बच्चों। फिर हमारे पास है 30 से 40 नंबर का एक लंबा चौड़ा एरिया, ठीक है जी, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस।
डे 1 पे मैं ये सारी चीज़ें आपके रजिस्टर में इसलिए लिखवा देता हूँ ताकि पहले पेज पे ही आपको पता हो यार हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें, ठीक है जी। और आप जब साथ साथ चल रहे हो तो आपको प्रोग्रेस का आइडिया हो रहा हो कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे। अच्छा जी सर, हमारे पास इस पर्टिकुलर एरिया में ये लगभग 6 टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने। अच्छा, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम वहाँ कवर कर चुके हैं या गलती से आ गए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है सर 5 स्टैंडर्ड्स और इससे तकरीबन 35 के करीब मार्क्स आएंगे। यानी अब आप चेक करेंगे 5 स्टैंडर्ड से 35 नंबर हैं, ठीक है जी। और पीछे 2 स्टैंडर्ड से तकरीबन 30 नंबर है और उससे पीछे 4 स्टैंडर्ड से तकरीबन 35 से 45 नंबर हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कोर्स में डिसबैलेंस है। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स थोड़े मार्क्स के लिए और कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो ज़्यादा मार्क्स के लिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि FAR1 अगर स्ट्रेटेजिकली बंदा चीज़ें देख के जाए ना तो आराम से पास हो सकता है, ठीक है जी। बड़े स्टेप आगे। अच्छा जी, वाई लो रिजल्ट, ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सर जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। गौर से एक चीज़ सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो FAR1 का जो पूरा सिलेबस है ना, ये तो मैंने बता दिया है छोटा, लेकिन ये टेक्निकल है। और टेक्निकल इन दैट सेंस के 100 टॉपिक्स है, 100 कॉन्सेप्ट्स है। मिसाल के तौर पर FAR1 में एक स्टैंडर्ड है, उसमें 50 कॉन्सेप्ट्स है। 100 छोड़ो, 50 कर लेते हैं। टीचर्स आते हैं, उन 50 में से 25 करवाते हैं बच्चे को, और 25 इस चक्कर में छोड़ देते हैं कि यार इससे आज तक सवाल नहीं आया। आप उसके कमेंट्स पढ़ो, वो कहता है जी पास पेपर एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी तैयारी को गेज कर सकते हैं कि कैसी हुई है, लेकिन पास पेपर को बुनियाद बना के आप तैयारी नहीं कर सकते। आपने वो एरिया भी देख के जाने हैं जिसमें से सवाल आज तक नहीं आया। यार मैं एम्पेयरमेंट पढ़ा के थक गया, एक छोटा सा कैलकुलेशन आया था रिवर्सल ऑफ एम्पेयरमेंट, वो भी पढ़ा देता हूं, बच्चा नहीं देख के जा रहा था। क्यों? आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। आ गया जी एकदम से 12 नंबर का सवाल। अब अगली अटेम्प्ट में बच्चा सीरियस लेगा उसको। मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आपने ये सोच के काम नहीं करना कि ये चीज़ पास पेपर में टेस्ट हुई है तो मैंने यही करके जानी है। आपने इंटायर सिलेबस मेरे साथ कवर करना है, पूरा का पूरा सिलेबस। उसके अंदर थ्योरी भी आ रही होगी, उसके अंदर ऐसी एरिया भी आ रही होंगे जो तुम्हें लगेगा यार इससे कैसे सवाल बन सकता है। एग्जामिनर तुम्हें कहेगा सब्र करो, मैं आ रहा हूं बेटा, रुक जाओ, ठीक है जी। मैं आपको फिर बता दूं, आपने एक रत्ती बराबर की छोटी सी कैलकुलेशन भी मिस नहीं करनी है, ये याद रखना। अगर आप ये काम कर गए तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं FAR1 में आप फेल नहीं होने वाले। फेल होने का सबसे मेजर रीजन एग्जामिनर की एक बहुत बुरी आदत है। एक तो वो उठाता है उन एरियाज में से सवाल जो थोड़े ऑफ शूट्स हैं, और फिर उसके बाद वो पता है क्या करता है, ऐसे स्टैंडर्ड जिस पे लोगों की तैयारी अच्छी होती है कि यार ये तो करके ही जाना है, टीचर भी लगा हुआ है, बच्चे भी लगे हुए हैं, मुकम्मल हो गई। एग्जामिनर एक सवाल बनाता है और उसमें 4 स्टैंडर्ड्स डाल देता है। एक सवाल आता है PPE का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी होता है, बोरोइंग कॉस्ट का चैप्टर भी डाला होता है, गवर्नमेंट ग्रांट का चैप्टर भी डाला होता है, और आजकल उसको मजा आ गया, उसने IAS 40 भी डालना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। तो एक सवाल में 4 स्टैंडर्ड्स टेस्ट हो रहे हैं। अब बच्चा कह रहा है यार एक एक करके आओ तो समझ आए। आप मुझसे पहली दफ़ा अकाउंटिंग का रिटर्न पेपर ले रहे हो और आपकी यह आदत है कि एक तो जो एक एक आने वाले टॉपिक है वो आप ऑफशूट से पूछ रहे हो, कुछ भी आ जाता है उसमें से। और सर जो ऐसी है जिसको मैं तैयार करके जा रहा हूँ उस पर आप जो है ना एक ही सवाल बना रहे हो 20 नंबर का, और कहते हो सब एक ही सवाल में अप्लाई करो, और सबसे बुरा रिजल्ट उसी सवाल का होता है, ठीक है जी। मैं भी आपको एग्जामिनर कमेंट्स कुछ पढ़ाऊंगा। एग्जामिनर ने 2 अटेम्प्ट पहले कमेंट दिया, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 एंड 7, 50% स्टूडेंट सिक्योर्ड 1 मार्क इन दोस 4 क्वेश्चंस। ये 4 सवाल में भी कोई 40 नंबर के हो। आप सोचो उसमें बच्चा एक एक नंबर ले रहा है, क्यों? इंतहाई सेलेक्टेड किस्म की तैयारी। सर ने एक चीज करा दी, हमने सिर्फ पास पेपर्स प्रैक्टिस किए और बाकी सारी चीजें छोड़ दी। हमने कहा नहीं आया पास पेपर में, नहीं आएगा आगे भी।
मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, ये दिमाग में रखना, ये इंटरमीडिएट ओ लेवल जे लेवल्स का एग्जाम नहीं है। एग्जामिनर की आदत है, लास्ट टाइम उसने कॉस्टिंग में जो हाल किया बच्चों का, एक ग्रेड में 3 टॉपिक थे 35 नंबर के, कितने 3, उससे 35 नंबर का एक ही टॉपिक टेस्ट कर लिया। आप सोचो आप ईपीएस छोड़ के जा रहे हो और 35 नंबर के सवाल उसी में से आ जाए, आप कुछ भी नहीं बोल सकते एग्जामिनर को। क्यों? उसने तो ग्रेड में आपको दिया जी मैं इन एरिया से 30 से 35 नंबर पूछूंगा, उससे ये थोड़ी कहा कि किसी एक से नहीं पूछ सकता। तो मेरी आपसे इल्तिजा ये रहेगी कि आपने भैया कोर्स को मुकम्मल कवर करना है। अच्छा, दूसरी चीज़, सर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो 1000 सवाल करते हैं बगैर कॉन्सेप्ट्स के, सवाल कर रहे हैं सॉल्यूशन देख के। कुछ लोग सवालों का ऑडिट करते हैं, ऑडिट समझते हो ना, सवाल सामने रखा, सॉल्यूशन सामने रखा, सॉल्यूशन चेक करें, हाँ ये सही हुआ है, ये सही हुआ है, ये सही हुआ है। और भाई पेपर में आपको काम करना है, ऑडिट करने के लिए नहीं बिठाया जाएगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो आपने ये काम करना है कि टॉपिक सारे के सारे पूरे करने, सिर्फ पास पेपर को फोकस नहीं करना। और तीसरा, आपने सवाल करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट लेके प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का ऑडिट नहीं करना। अच्छा सर, एक और चीज़ जो मैं आखिरी चीज़ देख के जा रहा हूँ सर, बहुत सारे टॉपिक्स आप ऐसे पढ़ोगे जिसमें सीक्वेंस बन रहा होगा सवाल का कि पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। एग्जामिनर सवाल बना देगा उल्टा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आती है जी, पहले उसमें प्रॉफिट डालना है, करेक्शन ऑफ एरर डालना है, फिर ये डालना है, फिर वो डालना है, फिर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, बोला आप जरा रिवर्स में जाओ, तो रिवर्स हमें तो सीधा आने में मुश्किल आ रही है, लोगों को रट्टा लगा होता है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और फिर ये करना है। अब आपको आखिरी वाला स्टेप पहले करना हो तो, इसीलिए मैं आपसे कहूँगा आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है जी। सीक्वेंस याद करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है जी। लॉजिक के हिसाब से आप चलोगे, आपको सीक्वेंस याद नहीं करनी पड़ेगी। तो मुझे बताएं सर, मेरे पास जो आउटकम्स हैं इस पूरी डिस्कशन के, वो ये कि मैं इंटायर सिलेबस कवर करूँगा, मैं सिर्फ वो एरिया नहीं कवर करूँगा जो आज तक पास पेपर में आए। सर जो प्रैक्टिस आप देंगे ना, वो प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिस के तौर पे करूँगा, सॉल्यूशन सामने रख के मैं उसका ऑडिट नहीं करूँगा। सर मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा, मैं स्टेप्स का रट्टा नहीं लगाऊंगा। आप यकीन करें, मैं अपने टाइम पे जब क्यूटी पढ़ रहा होता था, तो चूँकि हम लोग, हमारा बैकग्राउंड ही जो है वो कॉमर्स का था, मैं तो कॉमर्स से किया एंटर, तो उसमें जो मैथ्स वैथ्स नहीं थी उस ज़माने में। तो जब सर समझ ने मैथ्स पढ़ाना शुरू की, तो जहाँ तक समझ आई आ गई, जहाँ समझ नहीं आई वहाँ पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये निकलेगा, फिर वो निकलेगा, और कुछ समझ नहीं आता था। तक हम सर के पास, सर ने बड़ी हेल्प की हमारी, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने बताया। फिर एक एंड में वो भी तंग आ गया, उन्होंने कहा यार ये याद ही कर ले तू भाई, ये मोटी अगल में घुस नहीं रही चीज़ तुम्हारी, ठीक है जी। तो ये चीज़ ना इस सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं होगी, ये दिमाग में रखना। सर मैं एक स्टेप और आगे जाऊँगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, प्रैक्टिस है, कांस्टेंट रिवीजन है, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या। सर एक हमारी बुक होगी। अच्छा पहले मैं बता दूँ सर, FAR 1 के ना यहाँ 2 टीचर्स हैं ARTT में, दोनों अपना इंटायर कोर्स पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है जी। आकाश और मैं पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। मैं ये करूँगा कि मुकम्मल कोर्स पढ़ाऊँगा। आकाश और मैं करते ये कि हमने ना एक सीक्वेंस बांटी हुई है, 6 टॉपिक है, मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा, वो 6 टॉपिक अलग सीक्वेंस में पढ़ाएगा। कुछ बच्चे होते हैं कि वो दोनों से क्लास से ले लेते हैं, आधे टॉपिक यहाँ से कवर होते हैं, आधे वहाँ से कवर होते हैं, और 2-2.5 महीने पहले कोर्स ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एंटायर सेशन मुझसे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, मैंने अभी तक FAR 1 में जब भी पढ़ाया 6 टॉपिक पढ़ाएं और 5 की रिकॉर्डिंग दी है। ये पहला बैच होगा जिसमें मैं मुकम्मल कोर्स पढ़ाऊँगा। ऐसे ही होता था हमारे पास में, 6 टॉपिक वो पढ़ाता था, 6 मैं पढ़ाता रहा, आधों का रिकॉर्डिंग मैं दे देता था, आधों की रिकॉर्डिंग वो दे देता था। यानी हम कोर्स मिल के पढ़ाते थे, जो एरिया मैं नहीं पढ़ाता था उसकी रिकॉर्डिंग दे देता था, जो एरिया वो नहीं पढ़ाता था उसकी रिकॉर्डिंग दे देता। लेकिन इस दफ़ा मैं मुकम्मल कोर्स आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब आधा पौना कोर्स में पढ़ाता हूँ तो बच्चा आके कहता है सर वो तो मैंने आपके नाम पे एडमिशन लिया था, तो आप पूरा पढ़ाएं। तो मैं डे 1 पे फिर उसको रिमाइंड कराता था कि देखो मैंने यहाँ ये कहा था। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं ये पूरा कोर्स खुद देखूंगा, आकाश अपना कोर्स देखेगा। अब आपको दोनों से पढ़ना है तो कुछ टॉपिक यहाँ से पढ़ लें, कुछ वहाँ से पढ़ लें। एक ही बंदे से पढ़ना है तो मुझसे पढ़ लें, एक ही बंदे से पढ़ना है तो फिर आकाश से पढ़ लें। तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, जो मुझसे लाइव ले रहा है क्लास, जो पोर्टल मिलेगा, पोर्टल में आपके पास 2 टैब आ रहे होंगे, सर अहमद रज़ा
सर आकाश, एक फी में आपके पास दोनों के लेक्चर्स आ जाएंगे, आपकी मर्जी, आपने जिस तरह कवर करना करें। जो बच्चा लाइव आ रहा है, फिजिकल आ रहा है, तो उससे तो गुजारिश है कि वो एक ही टीचर से बैठ के पढ़ ले, ठीक है। जो घर पे बैठ के पढ़ रहा है उसकी मर्जी है कि वो यहाँ से पढ़ ले, कुछ वहाँ से पढ़ ले, उसकी अपनी मर्जी। देखो मैं एक बात बताऊँ, ये मेरे साथ लिमिटेशन क्या थी, मैं क्यों पूरा कोर्स नहीं पढ़ाता था, क्योंकि मैं जितने टॉपिक्स अपने पास रखता था ना, मैं उस पर टाइम लगाता था। और टाइम इस तरह लगाता था कि मैं रोज़ 1.25 घंटे की 1 घंटे की क्लास रखता था। और अगर तुम पुराना मेरा रजिस्टर उठा के देखो ना, तो उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि मैं पास पेपर की हद तक रुकता नहीं हूँ। मैं उसको पूरा जो किताब में दिया हुआ है, जो तुम्हारे कोर्स में मैं एक एक चीज़ कराऊंगा। अच्छा, मुझे उसके लिए टाइम चाहिए होता था, तो मैं एक रीजनेबल तक पढ़ाता था, बाकी अब इस दफ़ा मैंने आपको टाइम देना है। मैंने ये पूरा का पूरा कोर्स इसलिए सोच के उठाया कि यार अगर मैं एक दफ़ा इसको ढंग से तरीके से क्लास में बना के रिकॉर्ड करा लूँ ना, तो अगली दफ़ा अगर मैं पूरा कोर्स ना भी पढ़ाऊँ तो मेरे पास पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, मैं वो दे दिया करूँगा बच्चों, ठीक है जी। तो आप शायद उस बैच में हैं जिसमें मैं शायद आई डोंट नो मैं अगले बैचेस में क्या करूँगा, लेकिन इस बैच में मैं आई कैप के एक एक नुक्ते पे काम करूँगा, क्योंकि ये मेरा मॉडल बैच है और ये फिर आगे मैं रिकॉर्डिंग के तौर पे इस्तेमाल करूँगा, ठीक है जी। तो आप मुझसे क्लासेस लें, आकाश से क्लासेस लें, इट्स अप टू यू। इस बैच की गारंटी है कि मैं पूरा पढ़ाऊँगा। इस बैच की बेसिस पे कोई आगे मुझसे बात नहीं करना कि आपने लास्ट बैच में कहा, अगले बैच का मुझे नहीं पता, अगले बैच का हमें ये भी नहीं पता कि फिजिकल होगा भी या नहीं होगा, इसमें है, ठीक है जी, अगले का नहीं पता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि फिजिकल में जो है वो कोई, सर इतने बच्चे तो बैठे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? ये आज है, अभी आएगा एक जुम्मा, आधे गायब हो जाएंगे, फिर एक और जुम्मा आएगा, आधे और गायब हो जाएंगे, फिर एक ऐसा जुम्मा आएगा कि 3 लड़के और 2 लड़कियां बैठी होंगी यहाँ पे, ठीक है जी, और बाकी जो है ना वो खाली होगा सब। तो अल्टीमेटली जो है ना वो चले जाते हैं लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर, लाइव क्लास के ऊपर घर से ले रहे होते हैं। तो यार अब जितने लोग क्लास में नहीं बैठे उतने एसी चल रहे हों। मैंने आपको बताया ना, एक दफ़ा तो मेरे जुम्मे में क्लास ली, एक ही बच्चा बैठा होता, तो उसको मैं बार बार यहाँ आवाज़ बंद करके कहता, तू क्यों आया, तू क्यों आया, ठीक है ना, तेरे चक्कर में मुझे बैठ के क्लास लेनी पड़ रही है। तो खैर देखते हैं आप लोग कितना आते हो, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके इस कोर्स में, मैं सीए फाइनल को पढ़ाता हूं और सीए फाइनल में पूरी मार्केट का 60% शेयर मेरे पास है। यानी इस वक्त तकरीबन कोई 1100 बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं। छोटे लेवल पे पढ़ाने में मुझे सबसे ज़्यादा कोफ्त ये होती है कि जब आप एक चीज़ पढ़ाना शुरू करते हो ना, तो बच्चे आपके बाप बनना शुरू हो जाते हैं कि ये चीज़ तो है ही नहीं किताब में, ये क्यों पढ़ा रहे हो। और भाई अगली चीज़ समझ ही नहीं आएगी ना इसके बगैर, नहीं वो तो पिछली दफ़ा हमने जिस टीचर से पढ़ा था उसने समझा दिया था। तो यार मैं पूरी पिक्चर आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी कि यार सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि पेपर में आप सुकून से बैठे होंगे, ठीक है, पेपर आपको तंग नहीं करेगा। हाँ, अगर आप मेरे अब्बा बनने की कोशिश करोगे, ठीक है जी, अब्बा एक चीज़ मैं बोलूँगा कि यार सर ये चीज़ तो नहीं थी कोर्स में, आपने क्यों करा दी, ये इस तरह मुझे नहीं टोकना। हाँ, बाकी आपका एक राइट है कि सर ये चीज़ कोर्स में थी, आपने क्यों नहीं पढ़ाई, ये आपका राइट है, ये आप मुझे बोलोगे, इस पर मैं बुरा भी नहीं मानूंगा कि कोई चीज़ मिस कर दी, आपने मुझे आगे कहा कि सर ये चीज़ नहीं पढ़ाई, देखें सर आपने, ये आपका राइट है। लेकिन जब आप आगे मुझे कहोगे कि यार ये किताब में नहीं थी, आपने करा दी, तो मैं बताऊंगा ओ चाचा ये चीज़ आगे आपको समझ ही नहीं आती अगर मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है जी, पक्का जी, याद रहेगा मेरे भाई। अच्छा, दूसरा मेरे साथ एक और गुजारिश है आपकी आपसे कि मैं आपको रोज़ एक होमवर्क दूंगा, टेढ़ा सवाल होगा, मुश्किल सवाल होगा, तकलीफ देगा वो सवाल, लगेगा आपको कि यार मुझे नहीं हो रहा मुझसे सवाल, ठीक है जी। तो मैं आपको ये कहूँगा अगर आप मेरे साथ साथ लगे रहना, नहीं होना कोई टेंशन नहीं लेना, मैं अगले दिन क्लास में आकर डिस्कस कर लूँगा, होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर एक सीक्वेंस में जब हम चीज़ें कवर करते जा रहे होंगे ना होमवर्क के साथ साथ, मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि जब आखिरी का 1 महीना बचा होगा ना, तुम्हारे सर पे सिर्फ एक ही टेंशन होगी कि मुझे सिर्फ सर का क्लास रजिस्टर दोहराना है, मुझे और कोई काम नहीं करना। सर ने कहा था ये 500 सवाल करने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्लास का रजिस्टर, ये आपके होमवर्क, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आप किताब मैं आपको अपनी खुद दूंगा, मेरी किताब होगी सर, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे सवालात हैं उन एरियाज़ पे जो उसमें नहीं हुए, टेस्ट नहीं हुए पास पेपर्स में। सर आई कैप की किताब अपने हाथ में लाजमी रखनी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास डाउनलोड करके रखनी है। जब मैं चैप्टर
कवर करा रहूँगा तो मैं किताब से थ्योरी आपको रीड कराऊंगा इसी जगह पर, यहाँ पे मैं अपने PDF में उसको कवर करूँगा। लेकिन जब आप घर जाओगे, किताब देखोगे, सर आपने कहा था ये वाला टॉपिक आगे कवर करेंगे, कितना आगे कवर करेंगे, कोर्स तो ख़त्म हो गया, आपने मुझे रिमाइंड कराना है सर ये चीज़ रह गई। क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर्स हम कवर कर रहे होंगे ना, तो हम हर एक चैप्टर से, अच्छे खासे चैप्टर से एक आध चीज़ क्या कर रहे होंगे, छोड़ के जा रहे होंगे कि यार ये आगे हम PP के चैप्टर में कवर करेंगे साथ, ये आगे हम इस चैप्टर के साथ कवर करेंगे। तो वो वापस आने में मैं कोई चीज़ मिस ना करूँ, तुमने किताब अपने हाथ में रखनी है। ठीक है जी। अब मैं फिर आपको बता दूँ, मैं आपको जवाब दे पाऊँ, एक चीज़ कवर नहीं कराई है मैं उसके लिए जवाब दूँ, लेकिन मुझे कोई इस चीज़ में उंगली नहीं करेगा कि ये चीज़ आपने क्यों पढ़ाई, ये तो मुझे किताब में नहीं मिल रही है। तो आपने थोड़ा सा प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, आपकी बुक में चेंजेस होंगी, पूरी किताब चेंज हो रही है। ठीक है जी। लास्ट अटैम्प्ट तक किताब मेरा असिस्टेंट बनाता था, इस अटैम्प्ट में किताब मैंने खुद बैठ के बनाई है। ठीक है जी। और इस सर एक व्हाट्सएप का ग्रुप होगा जिसमें मेरे 2 असिस्टेंट होंगे और मैं होऊंगा। ठीक है जी। और 2 ग्रुप्स होंगे, एक ग्रुप हमारा होगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर होंगे, और उस ग्रुप में आपने सिर्फ मुझसे कम्युनिकेट करना है। जो सवाल पूछना है आप सवाल पूछोगे, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके अंदर अगर कोई बच्चा कूदा, एक सवाल किसी ने पूछा और उसमें वो कूदा, बाजी इसमें ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये आपने नहीं करना है। ठीक है जी। सवाल टीचर से पूछा गया, टीचर को जवाब देने देना। ठीक है। एक जनरल ग्रुप होगा, वो आपका ग्रुप है, उस जनरल ग्रुप पे आप काम की बातें करें एक दूसरे से। ठीक है जी। वहां पर कोई पॉलिटिकल और रिलीजियस चीज़ शेयर नहीं होगी। ठीक है जी। क्योंकि रिलीजियस चीज़ शेयर होती है, एक बंदा डालता है मज़ारों से मांगने से अल्लाह नाराज़ होता है, दूसरा कहता है कि नहीं यार मेरे जो है वो बुजुर्ग ऐसे। भाई अल्लाह के वास्ते आप लोग अपना अकीदा है जो भी है वो अल्लाह के वास्ते ग्रुप पे नहीं लाओ यार। ठीक है जी। उसको ग्रुप से वो रखो, मुस्तशना रखो, क्योंकि ग्रुप पे फिर होता फड्डा। अच्छा, और दूसरे ग्रुप पे ना मजलूम कौम होती है। एक मजलूम कौम कौन, यार मुझे क्लास में समझ नहीं आया तो नाम देखेंगे राहीला, बाजी ये समझा देंगी। देखो मैंने ना आप लोगों के लिए लड़के लड़कियों का ग्रुप एक रखा है, ये अज्यूम करके कि हम सब खानदानी लोग हैं। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि हम खानदानी हैं? शक्ल से तो नहीं पता चलेगा, हमारी हरकतों से पता चलेगा। ठीक है। तो जो मैं अपनी बहन और बेटी के लिए स्टैंडर्ड रखता हूँ वो दूसरी की भी बहन और बेटी के लिए रखेंगे, ऐसे ही है ना। बाकी हमारे यहाँ ये नहीं लिखा हुआ अननेसेसरी इंटरेक्शन इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि आपने जाना है दुनिया में लड़के लड़कियों ने मिल के काम करना है। ठीक है जी। मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझता, हाँ, लेकिन मैं इस चीज़ को बुरा समझता हूँ कि आपसे एक बंदा बात नहीं करना चाह रहा और आप घुसी जा रहे हो कि नहीं मुझे आप समझा दें। आप भाजी आपके नोट्स होंगे आपके पास, यार भाईजान से भी मांग ले, ठीक है ना, हम भी नोट्स दे देंगे तुम्हें। ठीक है जी। तो ये बगैरतियाँ नहीं करनी है यहाँ पे। पता नहीं आपका किस चीज़ का शुक्रिया। तो सर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेके अपना पहला चैप्टर। अच्छा सर, जो क्लास का ये रिकॉर्डिंग हुआ करेगा, ये क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेगी पोर्टल के ऊपर। जो फिजिकल क्लास ले रहे हैं उसको भी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी पोर्टल पे, और ग्रुप के ऊपर जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, रजिस्टर्ड ग्रुप, उस पर एक लिंक आ रहा होगा गूगल ड्राइव का। जो मैं क्लास में PDF ये पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये लिख रहा हूँ, ये मैं उस पर डाल दिया करूँगा, तो आपको किसी से उसके बाद नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, होमवर्क भी उसी पर डाल दिया करूँगा, सारी चीज़ें उसी पर डलेंगी। तो वो आपके पास एक कंट्रोल जो है वो लिंक होगा जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें होंगी। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स आपको देने, सब उसी मोड पे आपको दिया करूँगा। ठीक है, ताकि ये ना हो कि फिर बच्चा का यार वो फलां नोट्स नहीं मिला, ये नहीं, उस पर अवेलेबल होंगे। अच्छा, पोर्टल पे भी मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करता जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है जी। पोर्टल पे भी हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो है हिसाब किताब है, वो भी अपलोड करता जा रहा हूँ। आपने अल्लाह के वास्ते एक चीज़ इंश्योर करनी है, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कॉस्टिंग हो, FAR 1 हो, FAR 2, जितने सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ, मैं यकीन करो यहाँ से जाने के बाद एक होमवर्क डेवलप करने में 40 से 45 मिनट लेता हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं कि पुराने बैच का होमवर्क उठा के आपको दे दूँ, नहीं। अब मैंने आपको पढ़ाया, जैसे आज मैंने कॉस्टिंग वालों को पढ़ाया, मुझे लगा यार उनको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पिक करने में मुश्किल हो रही है, तो अब मैं घर जाके उनके हिसाब से होमवर्क बनाऊंगा। ये नहीं करूँगा लास्ट अटेम्प्ट वाला उठा के दे दूँ, क्योंकि हर अटेम्प्ट का बच्चा, उसका IQ लेवल, उसका अकाउंटिंग की नॉलेज, उसकी जो है वो विल पावर सब अलग होती है।
तो मुझे उसके हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करना पड़ता है। तो यार अगर मैं मेहनत करके आपके लिए एक ऐसा होमवर्क तैयार करूं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हों और आप उस पर थूको भी नहीं, तो फिर बुरी बात हो जाएगी यार। तमाम लोग ये वादा कर रहे हैं कि सर हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो आप क्लास का काम करा रहे हैं वो आपके साथ करेंगे और आपका होमवर्क करेंगे, ठीक है जी। जो क्विज़ होंगे हर 2 वीक के बाद हमें क्विज़ रखेंगे, ठीक है। बस सर इन 3 चीज़ों के अलावा अगर आपने हमें ये कहा ना कि ये वाला सवाल पास पेपर का ये खुद कर लो तो फिर अच्छा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी करने को नहीं कहूँगा। क्लास, मेरा होमवर्क और हमारे टेस्ट, बस ये वादा करते हो उसमें साथ चलोगे। चलो इंशाअल्लाह। एक ऐसी बात है कि 2 सूरतों में बोला जाता है। एक जब मैं अनसर्टन होता हूँ, क्या ठीक है मेरा इरादा तो है काम करने का लेकिन पता नहीं कि क्या हो, तो इंशाअल्लाह। एक जो होता है कि यार हाँ मैं तो नहीं करूँगा, अल्लाह करा दे तो अलग बात है, इंशाअल्लाह इस तरह इस्तेमाल होता है। तो ये कौन से वाला इंशाअल्लाह था? ये पहले वाला था ना? बस चलो वक्त बताएगा कि ये पहले वाला क्या था, ठीक है जी। आप पाकिस्तान में किसी को कहना यार पैसे कब दोगे, इंशाअल्लाह दे दूंगा, तो बस इसका मतलब है आप ढूंढते फिरो, आपके हाथ आ गया तो आपका नसीब। अच्छा जी सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं आईएएस 36 से, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है जी। स्टाफ को बोल दें कि हमें रिस्पॉन्ड कर दिया करें, पोर्टल के इश्यूज पेंडिंग हैं हमारे। अच्छा चलो यार, मैं ज़रा सच में बता दूं कि स्टाफ के पास जो है ना वो इतना प्रेशर होता है। एक बच्चा रात 10 बजे मैसेज करता है। अच्छा लोग समझते हैं ARTT 24 घंटे चलता है, ARTT ने आखान अस्पताल है ये, ठीक है ना। रात 10 बजे एक बंदा मैसेज करेगा कि मेरा ये पोर्टल ठीक कर दे, सुबह 10 बजे उसका रिपीट मैसेज आएगा, 12 घंटे हो चुके हैं। अल्लाह को मानो यार, इस तरह नहीं होता, ठीक है जी। वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है जी। बुक आ गई है नहीं, बुक पे भी चल रहा है हिसाब किताब, 2 चैप्टर्स उसके बाकी है। मैं आज उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, प्रिंटिंग पे दे दूंगा और हमारे पास बुक अवेलेबल होगी कोई 1 से 2 तारीख को, ठीक है जी। ये बुक हमारी अपनी होती है, नहीं मेरी अलग बुक होगी, उनकी अलग बुक है आकाश की, ठीक है। तो जो जिस टीचर से पढ़ रहा है उसकी वो किताब ले ले, ठीक है जी। अच्छा मैं कोशिश ये भी करूँगा कि बहुत सारे चैप्टर्स आपको PDF के फॉर्म में दे दूँ, ठीक है। असल में मसला ये होता है कि हम जिस पब्लिशर से पब्लिश करवाते हैं ना, अच्छा हम वही बुक से पब्लिश करवा रहे थे, अब नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमें लास्ट टाइम का अंदाज़ा हो गया ना ये काम करने का। हमें अंदाज़ा ये हुआ कि जी किताब पे कीमत लिखी हुई है 1800-1900 रुपये, ठीक है जी। हमने कहा यार हम अपना शेयर नहीं रख रहे, बच्चे को आप कम कर दें पैसे, तो बच्चे को भी पैसे कम नहीं हो रहे, ठीक है जी। फिर कोई ट्रैक ही नहीं है, 2 अटैम्प्ट पहले पुरानी किताब छापी हुई है वो बच्चों को पकड़ा दी। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो भाई, जो नई किताब है वो दोगे ना, पुराना स्टॉक पड़ा है उसको ख़त्म करना है। तो भैया मैं भी आपको बता दूं, हमने अब ये बज़िद हो गए हम कि हम नई किताब बना रहे हैं, कोई पुराने वर्जन की किताब नहीं खरीदना, ठीक है जी। और मैं कोशिश करूंगा कि यार जो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट है ना उसके ऊपर जो हमारे ओवरहेड्स लग रहे हैं उससे अलावा आपसे हम कुछ कवर नहीं करें, ठीक है जी। तो ये मैं इंश्योर करूंगा इस दफ़ा। अच्छा जी सर, हम इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स पे बात करते हैं, मेरे आपके साथ आकाश कुमार भी पढ़ाएंगे, वो अलग बैच पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर वो दोनों की क्लासें लेता रहा है। जब हमारे कोर्स शुरू में ऐसे चलेंगे कि जो टॉपिक वो शुरू में पढ़ा रहे हैं वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, और जो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ वो बाद में पढ़ाएंगे, मर्जी आप। नहीं, क्लास पहले उसकी हुआ करेगी फिर मेरी हुआ करेगी, ठीक है। हैं टेस्ट सीधी सी बात है, वो अलग टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसका टेस्ट अलग होगा, मेरा अलग होगा, ठीक है जी। आप चाहो तो एक टीचर से पढ़ लो, चाहो तो दोनों से पढ़ लो, आपकी मर्जी है। असल में बाज़ औक़ात इतने ऑप्शन देने से ना जो गाय होती है ना वो मुर्दार हो जाती है। कसाई एक होना चाहिए या कसाई ज़्यादा होने चाहिए, तो हम फ़ायदा दे रहे लोगों को। जिसको दोनों से पढ़ना है दोनों से पढ़ ले फिजिकल, जिसको एक से पढ़ना है एक से पढ़ ले फिजिकल, जिसको घर में पढ़ना है दोनों के फुल कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है जी। वो बैठे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो जहाँ 100 आ जाए उससे वाला टॉपिक पढ़ ले, ठीक है जी, मर्जी अपनी। अच्छा कोई ऐसी बात नहीं है कि आकाश जो है वो अच्छा नहीं पढ़ाता या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अपने बारे में आकाश तो अच्छा पढ़ाता ही है, ठीक है जी। अच्छा जी सर हमारे पास IAS 36 हम कवर करने जा रहे हैं। IAS 36 अगर आप देखें ना तो सितंबर 2020 में पहली दफ़ा टेस्ट हुआ और मार्च 23 तक कितनी अटैम्प्ट्स हो जाती है? 20 की 1 अटैम्प्ट, 21 की 2 अटैम्प्ट, 22 की 2 अटैम्प्ट और
23 की 2 अटेम्प्ट्स, और ये हो गया 7 और 24 की 1 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट्स में से कितनी दफ़ा टेस्ट हुआ है? 4 दफ़ा टेस्ट हुआ है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि जनाब 1 अटेम्प्ट बाद एक टेस्ट होता ही है, ऐसा। लास्ट अटेम्प्ट में पक्का मुझे यकीन था कि टेस्ट होगा। क्यों? सितंबर 23 में नहीं आया था, मार्च 24 में भी नहीं आया। अब इसका मतलब क्या है? हाँ, अब दोनों बातें हो सकती हैं। एक अटेम्प्ट में एक सवाल आया, उसमें डिसीजन मेकिंग में, सॉरी इसमें कॉस्टिंग में लिमिटिंग फैक्टर, हमने कहा अगली दफ़ा नहीं आएगा, दूसरा आएगा, फिर लिमिटिंग फैक्टर, हमने कहा अगली दफ़ा नहीं आएगा, फिर लिमिटिंग फैक्टर, हमने कहा अगली दफ़ा नहीं आएगा, फिर लिमिटिंग फैक्टर। एग्जामिनर ने 9 दफ़ा एक सवाल पूछा है। 10वीं दफ़ा जब हमने कहा अब यही आएगा, उसने कहा चेंज है। तो भैया ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें, ठीक है। 4 अटेम्प्ट्स में टेस्ट हुआ है। हम ज़रा डिस्कस करने जा रहे हैं IAS 36 है क्या, ठीक है जी। एक छोटी सी एग्जांपल से हम शुरू करेंगे। मुझे एक बात बताएं सर, मैंने एक गाड़ी ख़रीदी, ठीक है जी, एक गाड़ी ख़रीदी, और मेरा इरादा ये है कि मैं इसको इन ड्राइव या ऊबर में लगा के कुछ पैसे कमाऊँ, ठीक है जी। ये गाड़ी मैंने अज्यूम करें जनाब ख़रीदी है 100 रुपये की, ठीक है जी। आपके लेवल के मैं नंबर्स रखूँगा, ठीक है। कितने की ख़रीदी है? 100 रुपये की। इस गाड़ी की लाइफ 5 साल है। मुझे बता, जब मैंने ख़रीदी होगी, मैंने एंट्री पास की होगी, PP या कार डेबिट कितने से, और मैंने सर अज्यूम करते हैं इसको कैश पे ख़रीदा है, कितने? अच्छा, ये डेट क्या है जी हमारे पास? ईयर 0। ईयर 0 का मतलब क्या? स्टार्ट ऑफ ईयर 1। ईयर 0 का क्या मतलब है? पहले साल का स्टार्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने PP डेबिट किया, कैश क्रेडिट कर दिया, खरीद लिया PP। पहले साल का एंड आया, इसकी लाइफ 5 साल है। गाड़ी चलाई तुमने? हाँ सर। पैसा कमाया तुमने? यस सर। इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिए? यस सर, ले लिए। अब क्या करें इसको? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 100 डिवाइडेड बाय 5 कितने? 20 रुपए से। और अलाउंस क्रेडिट कितने से? अच्छा, 1 साल गुजर गया, किसी ने पूछा कि यार गाड़ी कितने की है, क्या जवाब दूं? 80 रुपए की गाड़ी है, ऐसा। फिर सर मेरे पास दूसरा साल आया और मज़े से माशाल्लाह गाड़ी चल रही है। फिर मैंने अपने पास एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 20 से। और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 20 से। 2 साल गुजर गए। 2 साल गुजरने के बाद कोई मुझसे पूछे कि इस गाड़ी की कैरिंग अमाउंट, यानी इस गाड़ी की वैल्यू आपकी बुक्स में कितनी है? मैं कहूँगा जी इसकी वैल्यू 60 रुपये। खरीदी थी 100 रुपये में, 40 रुपये की गाड़ी हमने कंज्यूम कर ली, 40 रुपये के इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमने कंज्यूम कर लिए, 60 रुपये का फ़ायदा अभी भी इस गाड़ी में मौजूद है, ऐसा। अच्छा, अब हुआ क्या, जब ये मैं बात कर रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये जो गाड़ी आप कह रहे हैं ना 60 रुपये की आपकी बुक्स में, कभी आपने इसकी मार्केट में जाके वैल्यू देखी कितनी है? मैंने कहा अभी। उसने कहा जी हाँ, 2 साल पुराने एसेट की वैल्यू आप ये मार्केट लेके जाएं तो आपको पता चल जाएगा आपका एसेट कितने का। अच्छा, मैं ले गया, पुरानी गाड़ियों के मार्केट में ले गया, और मैंने जो है वो जो गाड़ियों के शोरूम है उस पर जाके कीमत लगवाई, तो पता चला जी इसकी कीमत है 50 रुपये। कितने? अच्छा, मैं कह रहा हूँ मेरी बुक्स में तो 60 रुपये का है, लेकिन जो मार्केट में ख़रीदार मौजूद है वो कितने का ख़रीदना चाह रहा है? 50 का। और उसने कहा सर जब आप ये बेचने आएंगे ना तो आपको कुछ टैक्सेस वगैरह भी देने पड़ेंगे इस गाड़ी को ख़रीदते हुए, कुछ आपको जो है ना कमीशन भी देना पड़ेगा, तो सर आपके 6 रुपये तो उसी में कट जाएंगे। तो अगर आप इस गाड़ी को अभी कभी बेचोगे तो कितने मिलेंगे? बिकेगी कितने में? 50 में। लेकिन इसको बेचने पे कॉस्ट टू सेल, बेचने पे जो खर्चा आएगा वो कितने का आएगा? 6 रुपये का आएगा। आपको ब्रोकर इंगेज करना पड़ेगा, कागजात चेंज होंगे, एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर होंगे, 6 रुपये लग जाएंगे उसके अंदर। 44 रुपये की आपकी जो है ना इस गाड़ी की टोटल वर्थ है। अच्छा, मैं टेंशन में आ गया कि मेरी बुक्स में गाड़ी कितने की है, लेकिन मार्केट में इसकी नेट वर्थ कितनी है? अच्छा, लेकिन उसके बाद मैं सुकून में भी आ गया। मैंने कहा मैंने बेचना थोड़ी है, मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं थोड़ी बेचना है इसको, मुझे क्या करना चाहिए? इसको चलाना चाहिए, मैं तो चलाऊंगा इसको। कितने साल? 2 साल तो हो चुके हैं ना, 3 साल चलाऊंगा मैं इसको। तो मैंने ये देखा कि जी अगले 3 साल अगर इसको मैं चलाऊं, 3 साल सर, तो मुझे लगता है कि इन 3 सालों में मुझे
जो कैश मिलेगा, अंदाजा है मेरा, अंदाजा है कि 3 साल जो मैं गाड़ी चलाऊंगा जो मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा, नेट कैश मिलेगा, वो कितना होगा? 55 रुपए का होगा। इस 55 रुपए को हम नाम देते हैं वैल्यू इन यूज। क्या नाम देते हैं? वैल्यू इन। अब बताओ चलाऊं तो कितने मिले? 55। ये अंदाजा है या आपको कोई फरिश्ता बता के गया? अंदाजा है। अभी बेचने जाए तो कितने का बिकेगा? क्या करूं, चलाऊं या बेचूं? क्यों? चलाने में फायदा ज्यादा है, बेचने में फायदा कम है। चलाने में 55 रुपए मिलेंगे, अंदाजा है हमारा, बेचेंगे तो कितने मिलेंगे? लेकिन सर मैं दोनों सूरतों में देखूं तो भी मुझे 60 रुपए तो रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब है मेरी बुक्स में जो एसेट आ रहा है वो ओवर वैल्यूड है। क्या है वो? ओवर वैल्यूड है। कुछ भी कर लूं मैं, 60 रुपए रिकवर होते हुए नजर। मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम रिकवरी कितनी हो सकती है? 55 रुपए की। तो हम एक कैलकुलेशन करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं, रिकवरेबल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट। मैं कह रहा हूं जी हमारे पास जो मैक्सिमम रिकवरी इस गाड़ी से हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 55। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है जी? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। फिर मैं आपसे पूछूंगा फेयर वैल्यू क्या है? कितने में बिकेगी चीज? कॉस्ट टू सेल क्या है? बेचने में खर्चा कितना आएगा? ये नेट जो आपके पास 44 रुपए आ रहा है, दिस इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कितने मिलेंगे सर अगर मैं इसको अभी के अभी बेचने जाऊं? लेकिन अगर इसको मैं चलाऊं तो, ये मैं आपको बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं, अगर मैं चलाऊं तो कितने मिले, बेचूं तो कितने मिले? एक प्रूडेंट बंदा जो मुंह में रोटी डालता है सर, नाक में नहीं डालता, यानी अकल है उसके पास, तो वो चलाएगा या इसको बेचेगा? सर चलाएगा। तो चलाएगा तो सर कितने पैसे मिलेंगे? 55 रुपए। तो मुझे बताओ फिर भी मैं देखूं तो मेरे पास 60 रुपए रिकवर होते हुए नजर। अब बताओ आपका एसेट क्या है जनाब? कितने से ओवर वैल्यूड है? हम कह रहे हैं यार इसमें हम सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फायदा 60 रुपए का मिलेगा, लेकिन नजर आ रहा है कि फायदा 60 रुपए का अब नहीं। अब कितने का मैक्सिमम फायदा? तो हम कहेंगे जी हमारा एसेट इम्पेयर हो गया है। क्या हो गया? और मैं अपने पास एसेट को इम्पेयर कर दूंगा। मैं एंट्री पास करूंगा इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। कितने से? 5 रुपए से। और वेरी गुड सर, कुछ बचपन की चीजें याद आ रही हैं। एनआरवी लॉस, स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं किस पे? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो अगर हमारी कॉस्ट 60 रुपए और एनआरवी का मतलब है बेचे तो कितने मिलेंगे, वो 55 आ रहा हो, तो हम क्या करते थे? 5 रुपए का लॉस बुक करते थे। क्या नाम होता था उसका? ये भी एनआरवी लॉस है, लेकिन ये इन्वेंट्री का नहीं है बल्कि पीपी का है। किसका है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। अब बताओ जी इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? सोच के बताना सर। इम्पेयरमेंट लॉस ये होता है कि जब एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए। हमें एसेट की कैरिंग अमाउंट रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रही हो। जिस वैल्यू पे हमारी बुक्स में एसेट आ रहा है उतने पैसे हमें रिकवर होते हुए नजर, तो हम कहते हैं जी हमारा एसेट क्या हो गया है? इम्पेयर हो गया है। ये बात समझ आ रही है? हमारा एसेट क्या हो गया है? इम्पेयर हो गया। अब बताएं एसेट इम्पेयर कब होगा? जब एसेट की कैरिंग अमाउंट के बराबर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें रिकवर होते हुए नजर नहीं आएंगे। ये बात समझ आ रही है? अब बताओ मैं आपसे टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं, कैरिंग अमाउंट क्या है? कैरिंग अमाउंट क्या है? बुक वैल्यू। ऐसा? ये कैसे आई है? कॉस्ट में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया है। ये क्या है जी? फेयर वैल्यू क्या है जी? मार्केट में क्या वैल्यू लगी है हमारे इस पुराने एसेट की। कॉस्ट टू सेल क्या है? सर हमारे पास अगर इस एसेट को आज हम बेचने जाएं तो बेचने पे खर्चा कितना आएगा? ऐसा? वैल्यू इन यूज क्या है? अगर हम इसको आज चलाएं, इस एसेट को इस्तेमाल करें, सर उबर में चलाते रहें, इसको इन ड्राइव में चलाते रहें, तो जो मुस्तकबिल में हमें किराया मिलेगा माइनस पेट्रोल का जो खर्चा जाएगा, जो नेट बचेगा हमें वो कितना बचेगा? 55 रुपए। तो चलाऊं तो कितने मिल रहे हैं? 55। ये क्या है? वैल्यू इन यूज। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूं जनाब मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आएगा सर? रिकवरेबल अमाउंट। और सर इसको और मैं कैरिंग अमाउंट को अगर कंपेयर करूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है? एसेट। अब बताओ इम्पेयरमेंट लॉस के लिए कितनी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए? कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू भी पता होनी चाहिए,
कॉस्ट टू सेल भी पता होनी चाहिए, और आपको अगर ये चार चीज़ें कैलकुलेट करना आ गई, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बताओ हमारी आगे की सारी क्लासेस किस पे जाएंगी? कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट टू सेल कैसे निकालेंगे, और फिर वैल्यू इन यूज़ कैसे निकालेंगे। जब हमें चार चीज़ें पता चल जाएंगी तो हम उससे इसकी मदद से कैलकुलेट कर लेंगे रिकवरेबल अमाउंट एंड इम्पेयरमेंट लॉस। ऐसा, ये बात समझ आती है? कोई पूछे इम्पेयरमेंट के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, क्या जवाब दोगे? कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। पक्का जी? ये कॉपी कर लो, शाबाश जी मेरे बच्चे। वो अच्छा, क्या ज़रूरी है कि हर एक एसेट के रेजिडुअल वैल्यू? हम अज्यूम करें इसमें नहीं है, जब आएगा तो हम आगे देख लेंगे उसको। अच्छा देखो, एक चीज़ दिमाग में रखना, हम जब अब ये जितने भी आगे हम चीज़ें देख रहे होंगे ना, हम जो वो बच्चों के लेवल पे एक हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी ना कि यार कॉस्ट के अकाउंट को हिट नहीं करना, इससे एग्जामिनर के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। लोग प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट भी क्रिएट करते हैं। अगर आप जनरल एंट्रीज देखें ना, वहाँ प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट भी क्रिएट करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लेवल पे ना, जब FAR 1 आप पढ़ रहे होगे ना, एग्जामिनर्स लीस्ट कंसर्न कि आपने क्रेडिट क्या किया है। वो कहता है मैंने इम्पेयरमेंट लॉस मांगा है ना, वो मुझे कैलकुलेट करके दे दो बस। तुम किताब में भी एंट्रीज देखोगे तो उसने क्या बनाई है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और PP क्रेडिट स्लैश प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट क्रेडिट। ठीक है जी? तो हमने वो, अच्छा इंट्रो में मैटर करता है, जब इंट्रो आप पढ़ रहे होते हो तो वो मैटर करता है कि जी आपने कॉस्ट का अकाउंट अलग रखना है, इसका अलग रखना है। FAR 1 लेवल पे पूरा काम नेट बुक वैल्यू पे चल रहा होगा। इवन जब एग्जामिनर डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पेपर में पास कर रहा होगा तो वो डेबिशन एक्सपेंस डेबिट करके PP के क्रेडिट कर देगा। वहाँ परेशान नहीं होना, ठीक है ना, क्योंकि इस लेवल के ऊपर हमने सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने। ठीक है जी, बढ़े हम आगे एक स्टेप। अच्छा जी, मुझे एक सवाल आपने सॉल्व करके देना है। ये दो प्लांट हैं, ये कर लिया ना ऊपर का कॉपी। फेयर वैल्यू का आज मतलब है मार्केट वैल्यू। सर अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा हो जाए कैरिंग अमाउंट से तो क्या करेंगे, वो भी बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी। हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज, दोनों में से जो हायर होगा, यानी रिकवरी ज़्यादा कहाँ से हो रही है, तो वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, कराऊं उसको? हाँ जी, पहले प्लांट में इम्पेयरमेंट है। चलो मुझे एक बात बताओ सर। अच्छा देखिए, पेपर में इसको प्रेजेंट कैसे करना है, आपने पेपर में एक तो कैलकुलेशन करनी है इम्पेयरमेंट की। सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट है कितनी, 650, इसको मैंने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से, ऐसे ही। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास है सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कितनी जी फेयर वैल्यू, 660 माइनस 5% ऑफ 660, कितना आता है, 6,27,000। और मेरे पास वैल्यू इन यूज कितनी है, अब बताएं दोनों में से हायर कौन सा, तो सर ये मेरी रिकवरेबल अमाउंट बन गई। अब बताएं दोनों को कंपेयर करूं तो रिकवरी पूरी हो रही है, नहीं सर, कितने का लॉस है, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं जी इम्पेयरमेंट। डन हो गया, ये आ गया मेरे पास प्लांट 1 का। ठीक है जी, प्लांट 2 क्या है जी, प्लांट 2 में भी मेरे पास कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट हम कंपेयर करेंगे। तो प्लांट 2 की कैरिंग अमाउंट कितनी है भैया, 9,80,500। फिर सर मेरे पास फेयर वैल्यू
4% फेयर वैल्यू पे सर हुआ सर। मेरे पास सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 10800000 माइनस 10800000 का 4%, कितना आ रही है? 10,36,800। इसको ऐसे भी प्यार से बोल सकते हैं 1.0368 मिलियन, ठीक है। अच्छा आप बताएं सर मेरे को वैल्यू इन यूज 6,80,000। जब हम बहुत आगे निकल जाएंगे ना इस सवाल करते 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 आगे चले जाएंगे हम, तो मैं आपको बताऊंगा इस सवाल में एक टेक्निकल मिस्टेक है, आगे जाके आपको बताऊंगा। और वो टेक्निकल मिस्टेक याद रखना आपने मुझे निकाल के देनी है। ये जानबूझ के मैं सवाल यहाँ छोड़ के जाता हूँ और फिर मैं आगे बोलता हूँ बताओ इसमें एक टेक्निकल मिस्टेक है, क्या है वो, कब तुम्हें पता चलेगी? जब आगे के लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, ठीक है जी। वैल्यू इन यूज कभी भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कम नहीं होती, ये मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। क्या आ रहा है सर? रिकवरेबल अमाउंट। अब एक बात बताएं जी, इंपेयरमेंट है तो आपने एसेट की वैल्यू को बढ़ा नहीं देना, आपने सिर्फ चेक करना है कि इंपेयरमेंट है या नहीं है, बढ़ाना नहीं एसेट की वैल्यू को, ठीक है जी। नहीं, रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को देख के उनमें से जो हायर होती है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है मैक्सिमम रिकवरी कहां से हो रही है, बेच के हो रही है या इस्तेमाल करके हो रही है, ठीक है। अच्छा जी प्यारे भाई, बड़े एक से आगे। यार आज वैसे रोजा 11वां हो गया 12वां हो गया? 12वां। अच्छा ये जो गांव और पिंड जाएंगे बच्चे ईद पे, तो इनकी तला के लिए अर्ज़ ये है कि हम 28 रोज़े तक जो है वो क्लासेस रखेंगे, ठीक है जी। 29 और 30 रोज़ा हमारा ऑफ होगा और ईद के 3 दिन ऑफ होंगे, 5 दिन की छुट्टी होगी। आप अकॉर्डिंगली अपने जो है वो टिकट्स और ये सारी चीज़ें करवाइएगा, ठीक है। वैसे तो आप 20वें रोज़े के बाद भी जा सकते हो, लेक्चर रिकॉर्ड हो गए, जमा हो रहा है, बाद में आके देख लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं रमज़ान के चक्कर में कम पढ़ाऊँगा तो ये भी गलत बात है, ठीक है। टाइम कम रखूँगा, पढ़ाऊँगा उतना ही जितना मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बड़े आगे हम दोस्त। क्वेश्चन 2 क्या करें, छोड़ दें क्या मतलब? हाँ प्लान 2 का क्या करें, हाँ उस पर कुछ नहीं करना आपने। मियां हमजा बता रहा हूँ बेटा उसका भी, रुक जाओ। अच्छा जी चलो आगे बढ़ो दोस्त, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। छोड़ सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, सारी चीज़ें छोड़ के बोर्ड पर देखो। सर ये एज्यूम करो कि मैं हूं, ऐसे ही दोस्त। ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है, ठीक है जी। ये क्या है जी? ये है एक दुकान, ठीक है जी। और ये अंदर मौजूद है दुकान वाले चाचा, दुकान वाले चाचा, ठीक है। और इनके पास भी यहां पर मोबाइल लटक रहे हैं। दुकान के अंदर ही गिरेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है जी। अब बताओ जी, मैं इस चाचा के पास आता हूं, गौर से सुनना। मैं इस चाचा को कहता हूं चाचा ये वाला मोबाइल आप कितने का खरीदोगे? कौन सा वाला जो मेरे हाथ में? चाचा ने इसकी कीमत लगाई 70,000 रुपए। चाचा ने इसकी कीमत लगाई किस मोबाइल की? जो मेरे पास है। मैंने कहा चाचा मोबाइल खरीदोगे? चाचा ये खरीदोगे? चाचा ने कहा 70,000। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत कम है। चाचा ने कहा तुम क्या चाह रहे हो? मैंने कहा जी 95,000। चाचा ने कहा वो गेट है और निकलो। मैंने कहा नहीं चाचा सुन ले, ये आपके पास जो मोबाइल लटक रहे हैं
ये भी तो मेरे मोबाइल जैसे ही हैं। उसने कहा बेटा ये तुम्हारे मोबाइल जैसे नहीं है, ये थोड़े नए हैं। मैंने कहा चाचा ये कितने के बेच रहे हो तुम? चाचा ने कहा जी ये जो मोबाइल हमारे पास हैं ये माशाल्लाह 1,05,000 का है। अब हमने कहा चाचा आप देखो ना ये बेईमानी है, मैं अपना मोबाइल आपको दूं, मैं 95 मांग रहा हूं, आप कितने दे रहे हो? इस जैसा मोबाइल कितने का मिल रहा है? अब मुझे बताएं इसमें फेयर वैल्यू क्या है? मेरे मोबाइल की फेयर वैल्यू क्या है जी? जी चाचा ने वैल्यू बताई जिस पे चाचा खरीदने को तैयार है, इसको हम कहते हैं बिड प्राइस। क्या कहते हैं? अच्छा, जिस वैल्यू के ऊपर मैं गुड्स को बेचना चाहता हूं, ये क्या है मेरी? ये मेरी ऑफर प्राइस है सर। और मेरे जैसा एसेट मार्केट से कितने का मिल रहा है? 1,5 का। इसको हम क्या नाम देंगे? ये है रिप्लेसमेंट वैल्यू। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम फेयर वैल्यू मालूम कि ये मार्केट में कितने का बिक जाएगा, तो बिक कितने में जाएगा? ये 95 में, 70 में? 70 में। भाई मैं तो अपनी चीज के 2 करोड़ मांगूंगा, तो फेयर वैल्यू थोड़ी होगी। मुझसे पूछेगा कोई यार ये आईपैड है कितने का, मैं कहूंगा यार ये आईपैड है तो मुझे करोड़ों रुपए कमा के दिया, और वाकई ऐसा है, तो मैं तो ये आईपैड जी कोई 50 लाख रुपए का बेचूंगा। जो दुकान वाला वो कहेगा यार ये तो 60,000 रुपए का लैपटॉप है, यार ये आईपैड है 60,000 रुपए का। तो सर मुझे बताएं फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? वो वैल्यू जिस पे अपना एसेट आप मार्केट पार्टिसिपेंट को बेच सकते हैं, और वो हमेशा क्या होगी? रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है? इस जैसा एसेट मार्केट में नया या इससे मिलता जुलता एसेट कितने का मिल जाएगा, ये रिप्लेसमेंट वैल्यू। क्या ये फेयर वैल्यू है? नहीं। क्या ऑफर प्राइस फेयर वैल्यू है? नहीं। क्यों भाई? मैं तो अपनी चीज के, मिसाल के तौर पर हम ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, ये फेयर वैल्यू कितनी है? 6 लाख। मैंने कहा नहीं मुझे, मैं तो अपनी चीज के 2 करोड़ मांगूंगा, तो ऐसे तो कोई एसेट इंपेयर नहीं होगा। आप कहेंगे ये लाइट इंपेयर हो गई, मैं कहूँगा नहीं मैं तो इसको 3 अरब का बेचना चाह रहा हूँ, मेरी मर्जी ना, तो मेरे हिसाब से तो इंपेयर नहीं है। नहीं, फेयर वैल्यू वो वैल्यू नहीं है जो आप मांग रहे हो। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? जो उसकी असल मार्केट वैल्यू है क्या, जिस पे लोग खरीदने को तैयार है। ऐसा आप अक्सर व बेशतर देखते होंगे स्टॉक मार्केट में, जब आप शेयर बेचने जाते हो ना, आपने मिसाल के तौर पर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आप बेचने जा रहे हो। जब आप बेचने जाते हो ना, आप एक ऑफर लगाते हो कि मैं अपने ये शेयर 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेचना चाह रहा हूँ। सामने से लगती है बिड, हम 180 में खरीदना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्या है फेयर वैल्यू? हम उसको कहते हैं थोड़ा इंसान का बच्चा बन, थोड़ा ऊपर जा। वो कहता है चलो ठीक है 185, मैं कहता हूँ नहीं 190। अब फेयर वैल्यू क्या है? अच्छा, वो कहता है चलो तेरी ना मेरी 186, मैं कहता हूँ ठीक है जी। अब फेयर वैल्यू कितनी है? तो याद रखिएगा भाई, जो वैल्यू सामने वाला डीलर लगाता है ना, वो फेयर वैल्यू है। याद रहेगा ये कॉपी करो सर, शाबाश। चलो जी बस फिर तो यहीं तक रखते हैं। अच्छा जी, हम मंडे से शुरू करेंगे। मंडे से हमारी क्लास का वक्त मोस्ट प्रॉब्ली हुआ करेगा सुबह 10:30 पौने 11। ठीक है जी, तो 10:30 पौने 11 बजे से हम शुरू करेंगे, और रमज़ान के बाद भी इसका यही टाइम रहेगा। रमज़ान के बाद भी इसका यही टाइम रहेगा। ठीक है जी, फ़र्क सिर्फ ये होगा, रमज़ान में 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी, रमज़ान के बाद ये 1.25 घंटे से 2 घंटे की क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा पढ़ाते हुए, लेकिन सारी चीज़ें आपको कवर करके जाऊँगा। तो मेरे साथ जो है ना, वो आपने ये रोने वाली गेम नहीं करनी है। ठीक है, पक्का जी? और किसी का कोई सवाल, या तो मैं ऑफ करूँ क्लास? साथ ही दूँगा साथ ही दूँगा जी। आकाश स्टार्ट करेंगे मंडे से। हैं क्या चीज़? वो अभी डाल दूंगा मैं ग्रुप के ऊपर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे। जज़ाकल्लाह।